दोस्तों नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं राजू मिश्रा, विश्व शक्ति पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा, किसान मजदूर जागृति मंच का संयोजक और अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का सहयोगी। आज आप लोगों के सामने जो दर्द रखने जा रहा हूं, यह दर्द हर आम खास गरीब मजदूर किसान और समूह महिला ग्रुप लोन, इन सभी का दर्द आपके सामने रख रहा हूं और हमारे देश की चारों स्तंभ, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया के माध्यम से देश में बैठे तमाम बुद्धिजीवी वर्ग, बहुत बड़े हाई प्रोफाइल लेवल के ऑफिसर्स, आईएएस, आईएफएस, आईआरएस, इन सभी से अपनी गुहार यानी कर्जदारों की गुहार एक ऐसे सच के साथ आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं जिसे सुनकर आप यह समझेंगे कि यह दर्द मेरा ही दर्द है और मैं देश की सबसे बड़ी अदालत यानी उच्चतम न्यायालय, अंग्रेजी में कहें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और हमारे देश के तकरीब 29 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इन सभी से मैं एक आम नागरिक की कर्ज की पीड़ा को बयां करके अपील कर रहा हूं कि हमारी जान, हमारी शान, हमारी आन, हमारी इज्जत, हमारी मर्यादा, हमारा समाज जो बैंक, एनबीएफसी, फाइनेंस कंपनियों के द्वारा कुचला जा रहा है, या यूं कहें उन सभी का हत्या किया जा रहा है, हमारे मूलभूत सुविधाओं का हनन किया जा रहा है, मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं, इन सब के पीछे आखिर हमारी क्या गलती है, यानी कर्जदार की क्या गलती है। लेकिन इससे पहले आप सभी से एक अपील, अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर लें, और अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब और शेयर कर लें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको समय समय से सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। याद रखें कि जब मैं लाइव आता हूं तो हमारे सामने से केवल एक स्क्रीन चलता है, जबकि हमारी आईटी विंग सभी प्लेटफॉर्म पे डाल देती है। तो आपको तो ये लगता है कि हम सभी पे जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं एक ही प्लेटफॉर्म पे रहता हूं। जैसे अभी मैं फेसबुक पर लाइव जुड़ा हूं तो मेरे सामने आप लोग फेसबुक पे ही जो कमेंट्स वगैरह करेंगे वो मुझे दिखेगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम उस दास्ताने लोन डिफाल्टर शुरू करते हैं। हमारे देश के प्रबुद्ध, गुणवान, विद्वान, आस्थावान और गद्दी नसीम तमाम एमपी, एमएलए, मंत्री, सारे देश के सभी जिले के आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स,
स्टेट के कमिश्नर साहिबान, डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज और हाई कोर्ट के माननीय हाई कोर्ट के जज साहिबान और सुप्रीम कोर्ट के महामाननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व भारत के सभी प्रांतों के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आप सभी से एक कर्जदार लोन डिफॉल्टर आप लोगों से कुछ सवालात कर रहा है और उम्मीद करता हूं कि हमारे इन सवालातों के जवाब हम लोगों को जरूर दिया जाएगा, जिससे हम सभी कर्जदार आपका दिल से शुक्रिया अदा करें और अपने जीवन को कुशलतापूर्वक जी सके। तो शुरू करते हैं दास्तान लोन डिफॉल्टर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं एक लोन डिफॉल्टर हूं, समाज का आप ही के जैसे एक अभिन्न अंग हूं, भारत का एक आम नागरिक हूं। मेरा कसूर क्या है? मैंने अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सभी के जैसे हमने भी एक सपना देखा। माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के तहत हमने भी अपने सपनों को साकार करने के लिए उन योजनाओं का लाभ लेने का प्रयास किया। क्या यह मेरी गलती थी? माना कि बैंक ने हमें डिफॉल्टर कर दिया, इसमें हमारी गलती क्या है? एक तरफा डिफॉल्टर या एक तरफा अन्याय कैसे हो सकता है? माननीय, जब मैंने अपने सपने को साकार करने के लिए देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, देश के मुख्यमंत्री के द्वारा, प्रदेश के जिला उद्योग केंद्रों के द्वारा समय समय पर सुनियोजित तरीके से बनाया गया जाल, जो योजनाओं के नाम पर आम जनता के समक्ष मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए हमने देखा, सुना और पढ़ा। इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने अपने जीवन को, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए एक सपना देखा। हमने भी सोचा कि हम भी मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसी तमाम योजनाएं शायद हम गरीबों के लिए ही बनी और हम लोग भी अपना नाम देश के जानी मानी हस्ती स्वर्गीय रतन टाटा, बिरला ग्रुप, अंबानी ग्रुप, अडानी ग्रुप, ऐसे तमाम लोगों को बीच में अपना नाम बनाने का या स्थापित करने का सपना ही तो देखा था। और उस सपने को साकार करने के लिए आपके द्वारा बनाए गए इस मकर जाल में, जो योजना रूपी मकर जाल फैलाया गया, उसमें हम फंस गए।
क्या यह मेरी गलती थी? जब मैंने उन सपनों को लेकर के अपने नजदीकी बैंक, एनबीएफसी फाइनेंस कंपनी में गया, उस समय हमारे साथ जो बर्ताव हुआ उससे हमें बहुत बड़ा हौसला भी मिला। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन जहां तक अब हमने समझा, सरकार का बैंकों के ऊपर अत्यधिक दबाव था कि आप अधिक से अधिक लोगों को इस मकड़ जाल में फंसाएं और उन्हें योजना का लाभ दिलाने के तहत उनको इस लोन रूपी जंजाल में या इस लोन रूपी जंजीरों में जकड़कर उनकी जिंदगी का दे एंड करे। शायद यही एक कारण था कि जब भी हम बैंक में गए, अपने सपने को लेकर के उनके सामने रिप्रेजेंट किया, उन्हें बताया, समझाया, तो बैंक के मैनेजर, बैंक के अधिकारी हमें बाइज्जत बैठा करके चाय भी पिलाते और प्रोत्साहन भी देते कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। लेकिन हमें यह नहीं पता था कि इन सब के पीछे असलियत में कोई षड्यंत्र या कोई जाल या कोई हमारे साथ छलावा भी हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे जब बैंक ने हम डिफॉल्टरों का सोशल नेटवर्क, सिविल और सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सभी चीजों का बारीकी से, गुप्त रूप से निरीक्षण किया और उसको हम एक ईमानदार, सामाजिक, प्रतिष्ठित, शिक्षित और व्यक्तित्व के धनी दिखे, तो बैंकों ने हमें कर्ज देने के लिए हमारी हां में हां मिलाया और हमने उनकी हां में हां मिलाया, जिस वजह से बैंकों ने कर्ज भी दिया, हमने अपना कारोबार भी शुरू किया, अपने सपनों का आशियाना बनाया, घर लिया, दुकान बनाया, फैक्ट्री लगाई, जो मूलभूत सुविधाएं थी वह सभी हमने संजोने का प्रयास किया और एक अपना स्टैंडर्ड या यह कहें कि अपना अस्तित्व समाज से भिन्न होकर के बनाने का प्रयास किया। क्या यह मेरी गलती थी? जब हमने अपना बिजनेस शुरू ही किया था, उसी दरमियान हमारे देश में एक काल्पनिक महामारी, जिसे कोविड-19 के नाम से जाना जाता है, यह कोविड-19 बीमारी जब आई तो देश की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप में चरमरा गई। ऐसी स्थिति में देश के सभी कर्जदारों को सरकार के द्वारा स्थापित करने हेतु जो सुनियोजित तरीके से प्लान बनाना चाहिए था, रूपरेखा बनाना चाहिए था, वह न बना करके हम लोगों को आसमान की ऊंचाई से धक्का दिया गया और वह धक्का मोरेटोरियम नामक पायदान से मिला। हम लोगों को यह पता ही नहीं था कि मोरेटोरियम नामक चिड़िया है क्या चीज। बाद में पता चला कि बैंक ने जो आपको ऋण दिया है, आपकी इनकम तो बंद कर दी सरकार ने और इस महामारी ने,
लेकिन बैंकों का ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, पेनाल्टी, सर चार्जेस, सर्विस चार्जेस जैसी तमाम उल जलूल चार्जेस जोड़ा जाने लगा। इसके उपरांत हम कहां से इतने पैसे भर पाते, लेकिन सरकार ने हम कर्जदारों को संभालने के नाम पर पुनः एक बार ECGLS के नाम पर एक छलावा किया। वह छलावा यह था कि जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको 10 से 30% तक कोविड के तहत इमरजेंसी लिक्विडिटी ऋण दिया जाएगा, जिसका नाम मात्र का ब्याज होगा। ऐसी स्थिति में हमने भी सोचा कि चलिए, सरकार ने जख्मों पर मरहम लगा दिया, किंतु यह मरहम नहीं था, यह मर हम गए थे। इस योजना से मर हम गए थे। यह ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि हमारे सिविल स्कोर को, हमारी सामाजिक स्थिति को, हमारी मान प्रतिष्ठा को देखते हुए बैंक ने हमें पुनः एक ऋण दिया और हमारे सिविल को, हमारे सोशल प्रतिष्ठा को, हमारे मान सम्मान को, हमारे बैंक के जरिए द्वारा नेक फुल अच्छे इरादतन लेन देन को देखते हुए बैंक ने हमें 1 लोन, 2 लोन, 3 लोन, इस तरीके से बहुत सारा कर्ज दे दिया, जिस वजह से हम गुणात्मक कर्ज यानी मल्टीपल लोन में फंस गए। जब हम सभी इस मल्टीपल लोन के दलदल में फंस गए, हमने सोचा कि हम एक वक्त भोजन नहीं करेंगे, लेकिन हमारा सिविल स्कोर डाउन ना हो, कम ना हो, खराब ना हो। इस प्रयास से हमने रिश्तेदारों से, भाई बंधुओं से कर्ज लेकर के कुछ किस्त या इंस्टॉलमेंट या EMI का भुगतान भी किया। परंतु जब हम लोन के इस दलदल में फंसे, उसके बाद अगर मैं एक का भरता तो दूसरा आ जाता, दूसरा भरता तो तीसरा आ जाता, तीसरा भरता तो चौथा आ जाता। इसी तरीके से हमारे साथ दुर्व्यवहार होने लगा। उस दुर्व्यवहार के चलते हमने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। कई बार हमारे दिमाग में गलत करने का भी ख्याल आया। यहां गलत करने का ख्याल का मतलब है आत्महत्या जैसे घिनौना अपराध करना। लेकिन जब मैंने यह सोचा कि इन लोगों की, इन बैंक कर्मियों की, रिकवरी एजेंटों से जलील होने से बढ़िया है कि अपने आप को खत्म कर लें, उस समय मुझे मेरी बेटी का चेहरा याद आया, मेरे बीमार माता पिता की याद आई, मेरे छोटे भाइयों की याद आई, मेरे परिवार के उन सभी सदस्यों का याद आया जिन्होंने मुझे बड़े लाड प्यार से पाला। आखिर उनकी क्या गलती? क्या यही मेरी गलती है कि हमने सरकार से योजनाओं में ऋण ले लिया और हम जलील हो रहे हैं? लेकिन हमने अपने आप को, अपनी परिस्थिति को इन प्रकार संभाले रखा
कि शायद हमारे लिए कुछ सरकार देर से ही सोचे, लेकिन जरूर सोचेगी। अंततोगत्वा हमने संघर्ष करना वाजिब समझा, और जब हम इस तरीके से हो गए कि अब हम संघर्ष करेंगे, सुसाइड या आत्महत्या नहीं करेंगे, तब हमारे साथ बैंक एक अलग तरीके से चाल चलता है। उस चाल के तहत हमारे घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री, सभी कुछ कुर्की और ऑक्शन की नीलामी जैसे भीख मांगना, दर दर की ठोकर खाना, यानी जीते जी मरे के समान जीवन व्यतीत करने के लिए कटिबद्ध हो चुकी थी, जिस वजह से हमें आगे आना पड़ा। ऐसे में जब हम घर से निकले तो इस कर्ज मुक्ति के नाम पर हमारे देश में बहुत सारी संगठन काम कर रही, जो केवल अपना उल्लू सीधा कर रही। इसी में हमें सोशल मीडिया के जरिए किसान मजदूर जागृति मंच के संयोजक राजू मिश्रा जी का भी एक वीडियो मिला। जब हमने उस वीडियो को देखा और उनसे संपर्क किया तो हमें पता चला कि बैंक ने हमारे साथ फ्रॉड पे फ्रॉड, फ्रॉड पे फ्रॉड करते गया, और जब हम कानूनी रूप से लड़ाई लड़ने की ठानी तो पता चला कि वाकई बैंक ने हमारे साथ बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया। हमें राजू मिश्रा के जरिए अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गंगाराम तिवारी जी का संपर्क सूत्र नंबर भी मिला। जब उनसे संपर्क किया तो हमें पता चला कि देश में असल कहानी यह है कि बैंक हमें कोई कर्ज देता ही नहीं। बैंक हमारे साथ कर्ज के नाम पर केवल डिजिट ट्रांसफर करता है और उस डिजिट से हमारी प्रॉपर्टी के असली दस्तावेज ले लेता है, और जो उस दस्तावेज के जरिए हमारी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है, और सब कुछ होते हुए भी हम अपनी प्रॉपर्टी अपने हाथों से गवा बैठते हैं और मरने के लिए, भीख मांगने के लिए, दर दर की ठोकर खाने के लिए बेबस हो जाते हैं। क्या यही हमारी गलती है? कुछ समय के उपरांत जब अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा, किसान मजदूर जागृति मंच मिलकर के सभी कर्जदारों के हक की लड़ाई को आगे बढ़ाए और कोर्टों का सहारा लिया, तो कुछ कोर्टों ने तो हाथ खड़े कर दिए, कुछ कोर्टों ने तो बाउंडेशन लगा करके कि आप डीआरटी में जाएं, यानी जिसने हमें कर्ज दिया, जिसने हमारे साथ छलावा किया, जिसने हमारे साथ धोखा किया, जिसने हमारी प्रॉपर्टी हथिया ली, हम उसी के सामने, उसी के एजेंटों के पास जाकर के अपने जीवन यापन के लिए करबद्ध प्रार्थना करते हुए गिड़गिड़ाएं
कि हमें हमारी संपत्ति वापस दे दे। यह कैसे संभव है? क्या मेरी यही गलती है कि हमने देश के संविधान, देश के द्वारा बनाए गए विधिक कानूनों की पालना की? ऐसे में जब कानून से हमें कुछ राहत मिलने की उम्मीद जगी, तब हमारे ऊपर एक माननीय उच्चतम न्यायालय का एक हंटर लगाया जाता है। उस हंटर के तहत एक रूलिंग आती है कि बैंक से संबंधित सभी केस डीआरटी, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में ही सुनवाई होगा। यानी मरने के लिए, या यूं कहें शेर के पिंजरे में बकरी को ढकेलना जैसे बर्ताव किया गया। क्या यह हम कर्जदारों के हित की बात है? जब कुछ लोगों ने सहानुभूति बस यह बताया कि आप इस तरीके से नहीं, इस तरीके से लड़ाई लड़े, उस समय कुछ न कुछ प्रशासनिक, कुछ न कुछ राजनीतिक, कुछ न कुछ संवैधानिक रूप से ऐसी गाइडलाइन, दिशा निर्देश आते गए कि हम जीवन में उबर ही न सकते। जहां आम गरीब आदमी के साथ इस तरह से व्यवहार होता है, वहीं देश के जानी मानी हस्तियों के, या यूं कहें कारपोरेट घराने के जो ऋण, जो लोन चल रहे हैं, उन्हें सरकारें माफ भी कर रही हैं, राइट ऑफ भी कर रही हैं और बट्टे खाते में भी डाल रही हैं। क्या भारत के आम गरीब किसान, मजदूर, नागरिकों को सपना देखने का अधिकार नहीं? क्या जितनी योजनाएं सरकार ने बनाई, उन पर सिर्फ और सिर्फ कारपोरेट जगत, राजनीतिक पार्टियां, एमपी, एमएलए, सांसद, विधायक, इन सभी का आधिपत्य है? और अगर हम विधायक नहीं, सांसद नहीं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर नहीं, और हम देश के नागरिक हैं, अनपढ़ किसान हैं, बुद्धिजीवी बिजनेसमैन हैं, यह मेरी गलती है? हमने अपने आसियाना को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्यवश हम सफल नहीं हुए। लेकिन हमारी नीति और नियति 1 रुपए या 1 पैसे देश का खाने का जरा सी भी मनसा नहीं है। हम देश की विकास, देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना भी योगदान अपने आप को स्थापित करते हुए करना चाहते थे। यही हमारा सपना था। क्या यही मेरी गलती है? सरकार एक पक्षीय फैसला देने के लिए आखिर क्यों बाध्य है? कर्जदारों के लिए कभी कोई ऐसा नियम क्यों नहीं बना देती कि बैंक अगर
किसी कर्जदार को लोन देती है, कर्ज देती है, और कर्जदार को संशय होता है, जिस संशय पर, जिस छल धोखा कपटपूर्ण व्यवहार पर कर्जदार पुलिस स्टेशन, थाना, कोर्ट कचहरी का दरवाजा खटखटाता है, तो वहां से जांच के लिए आदेश जारी करने का दिशा निर्देश क्यों नहीं देती, या ऐसा कोई नियम सरकार क्यों नहीं बनाती? क्या यह हमारी गलती है? देश के सभी बुद्धिजीवी वर्ग, सभी अफसर, सभी लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने दर्द बयां रखा, यह अपितु पूरे देश के जो कर्जदार हैं उनकी सर्वे के अनुसार लिए गए तथ्यों के ऊपर ही हमने यह वीडियो बनाया, जिससे हमारे देश के सभी गणमान्य व्यक्ति, जो लोग देश को चलाने में अपना अहम योगदान समझते हैं, उनको इस विषय पर संज्ञान लें। हमारा यह वीडियो बनाने का केवल यही मात्र एक उद्देश्य है। इस वीडियो से मैं यह नहीं कहना चाहता कि देश हमारा जिस तरीके से तरक्की की जगह पर विनाश की तरफ जा रहा है, इस पर सरकारें संज्ञान लें। आज जिस देश में चुनी हुई सरकारें बनने का ढिंढोरा पीटा जाता है, क्या वास्तव में वो सरकारें चुनी हुई होती हैं या ईवीएम के द्वारा बनी हुई होती? यह भविष्य के गर्भ में, और भविष्य के गर्भ में जो चीजें हैं वह समय पर ही उजागर होंगे। मेरे दोस्तों, मेरे मित्र, मेरे देशवासियों, आप सभी से अपील है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के जरिए या देश के उच्चाधिकारी जो अधिकारीगण हैं, प्रधानमंत्री महोदय, देश के सभी मुख्यमंत्री, देश के सभी कमिश्नर, उन सभी के पास यह वीडियो जाए और इसके ऊपर संज्ञान ले। और लास्ट में आप सभी से एक और सवाल छोड़ रहा हूं, ऐसा कौन सा गणित है जो उत्पादन से अधिक खपत की रूपरेखा तैयार करता है? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत में जो मुद्रा, ब्रिटेन का गारंटी पत्र, पेपर करेंसी, प्रोमिसरी नोट या बैंक नोट वर्तमान में कागजी मुद्रा चलन में है, उसका उत्पादन जितना हुआ है, उस उत्पादन से 350% अधिक का कर्ज बैंकों ने जो बांट दिया, यह कैसे संभव हुआ? इसकी भी सरकार जांच क्यों नहीं कराती? जिस दिन सरकार इस चीज की जांच करा देगी, उस दिन हमारे देश के एक एक कर्जदार कर्ज मुक्त हो जाएगा। सरकार को सिर्फ एक कदम उठाना है, बाकी का कदम जनता स्वयं उठा लेगी। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मुद्दों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय गौ माता।